सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करके उठेंगे। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा तो आपके दिमाग में डाउट्स नहीं होंगे। आपको यह पता होगा कि अगर आपको एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, आपको रिटायर होना है, सब कुछ उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा, कैसे आएगा, आपको एक एक चीज पता होगी। इससे भी बढ़कर एक चीज यह है कि इस वीडियो को देखने का एक और बड़ा फायदा, अगर आप नोट्स बनाते हो और आप चीजों को ध्यान रखते हो, याद रखते हो, तो आप सिर्फ ना अपनी बल्कि और लोगों की भी फाइनेंशियल प्लानिंग कराने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे थे, तो मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं। और अगर आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है किसी दोस्त से या इंटरनेट पर, आपने सुना है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो आज इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड्स की टोटल ABCD भी पता लगने वाली है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन से मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। मैंने आपको बता दिया कि मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराने वाला हूं, बट एक सिंपल सा सवाल है मेरा, क्या 500 रुपए महीना जोड़कर 1 करोड़ की रकम इकट्ठा हो सकती है? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 500 रुपए से 1 करोड़ रुपए नहीं हो सकती। अब कुछ लोगों ने अगर SIP के बारे में सुन लिया हो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुन लिया हो, तो कहेंगे हाँ सुना तो है, ऐसा हो सकता है, पर कैसे हो सकता है, कैसे होता है, ये भी नहीं पता। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको जवाब दूंगा इसका। एक्चुअल में से जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि 500 रुपए जोड़कर भी, 500 रुपए हर महीने जोड़कर आप 1 करोड़ रुपए की रकम कैसे इकट्ठा कर सकते हो। अब हम आपके सारे गोल्स की भी बात करेंगे। अब देखिए, आप लोग कहीं ना कहीं पे काम कर रहे होंगे या आपने काम करना शुरू कर दिया होगा, पैसा आपको आ रहा होगा। अब पैसा जब आने लगता है तो एक सवाल आता है कि पैसे को सेव करना है, आपको पैसे को जोड़ना है और पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। तो हमें पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत क्यों है, यह हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं से हमारे सवाल पे जो हमारी क्लैरिटी है वो आनी बहुत जरूरी है कि पैसे को जोड़ना ही क्यों है। देखो, एक चीज तो ये है, आपने सुना भी होगा कि इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आज से 5 साल पहले आपको दूध मिल जाता था 30 रुपए लीटर, आज आपको 60 रुपए लीटर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या रेट है, तो जो भी अब हो, आपने जो फल सब्जी आप लेते होंगे, मान लीजिए आप 200 रुपए किलो सेब खरीदते हैं, तो आज से 5 साल पहले वो 100 रुपए होगा, उससे और पहले वो हो सकता है 50 रुपए किलो पे बिक रहा हो, और आने वाले टाइम में आपको पता है 300 रुपए या 400 रुपए किलो भी सेब बिकेगा। तो आपको, क्योंकि ये चीज समझ आ रही है, आप देख रहे हैं पेट्रोल 100 रुपए का हो गया, कुछ टाइम पहले 60-70 रुपए था, कुछ टाइम पहले 30-40 रुपए था, तो ये लगातार बढ़ता क्यों जाता है। सोने का भाव आज 50,000 रुपए का देखते हैं आप 10 ग्राम, कुछ टाइम पहले वो 30,000 रुपए का था 10 ग्राम, कुछ टाइम पहले वो 10,000 रुपए का था 10 ग्राम। तो ये जो रेट बढ़ते जा रहे हैं कभी नहीं रुकेंगे। आज अगर आपके बच्चे की स्कूल की फीस 3,000 रुपए महीना है, 10,000 रुपए महीना है, तो आने वाले टाइम में वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी ही। तो अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी है ये क्यों होता है, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड इन्फ्लेशन। एक्चुअल में इन्फ्लेशन अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, महंगाई बढ़नी चाहिए। अब उसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे, महंगाई क्यों बढ़नी चाहिए। इट इज गुड फॉर इकोनॉमी कि महंगाई बढ़े, बट बहुत ज्यादा ना बढ़े, बट ठीक है, महंगाई बढ़ना अच्छा भी होता है और महंगाई बढ़ती रहेगी। बट अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास, मान लेते हैं आज से 3 साल पहले 10 लाख रुपए जमा थे और आपने उस 10 लाख का कुछ नहीं किया, आपने उस 10 लाख रुपए को अपने पास रखा, मान लेते हैं कैश में था, आपने अपने पास रखा हुआ, तो वह आज भी 10 लाख ही है। बट एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने उस 10 लाख रुपए का से 3 साल पहले गोल्ड खरीद लिया होता, तो 3 साल में ऑलमोस्ट 10 लाख के आपको 18 लाख रुपए मिलते। वो गोल्ड की वैल्यू 10 लाख की 18 लाख या 20 लाख के आसपास हो गई। तो यहां पे 10 लाख का तो 10 लाख ही रहा, बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती तो वो पैसा डबल हो सकता था, वो 10 लाख का 18 लाख हो सकता था या 20 लाख हो सकता था। तो वो हुआ नहीं। वो हुआ क्यों नहीं? क्योंकि आपने पैसे को पड़े रहने दिया। तो आपको समझ आ गया कि महंगाई बढ़ेगी, अगर हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया, मैं आपको सारे इन्वेस्टमेंट टाइप्स बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, बट आपको A to Z क्लैरिटी देना मेरा फोकस है। तो मेरा पहला फोकस तो यह है कि मैं पैसे को इसलिए बचाऊं या पैसे को इसलिए इन्वेस्ट करूं। अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, वैसे तो सेविंग यहां पे गलत लिखा है, यहां पे होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, वाई टू इन्वेस्ट। तो पैसे को हमें ना सिर्फ जोड़ना है, हमें इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप सिर्फ जोड़ने पे फोकस करोगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन पैसे को खाता है एक दीमक की तरह। आपको पैसा दिखता है कि वो 5 लाख है, 10 लाख है, 1 लाख ही है, बट वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा है, वो अपनी परचेजिंग पावर को लूज कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन काम कर रहा है। गवर्नमेंट नोट छापती है, आपको पता है प्रिंटिंग कभी रुकती तो है नहीं, और अगर वो नोट छापती जाएगी
पैसा सर्कुलेशन में और आता जाएगा तो पैसा अपनी वैल्यू लूज करेगा, और वो करता ही है और हमेशा से कर रहा था, आगे भी करेगा। तो ये तो सच्चाई है, ये तो हमारा अटल सत्य हो गया कि महंगाई तो बढ़नी ही है, ये कोई नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं मैंने बोला अच्छा भी है, इसके बारे में हम अब कभी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम दूसरा यहां पर एस्पेक्ट पे आ जाते हैं कि हमें पैसे को इसलिए भी जोड़ना है क्योंकि भैया हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। हमने आज काम करना शुरू किया, हमारी कहीं नौकरी लगी, अब हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम अपने बाइक से जा रहे हैं, पापा ने दिलाई थी बाइक, बट अब मैं अपने पैसे की गाड़ी खरीदूंगा। आपका एक गोल हो सकता है, आपका गोल हो सकता है आज हम एक छोटे घर में रहते हैं, आज मेरा घर है जी, आप कहते हो जी 50 लाख रुपए का घर है या 60 लाख रुपए का घर है, बट अब मेरे को ना अपने माँ बाप को एक बड़ा घर लेके देना है, 1 करोड़ रुपए का घर लेके देना है। तो अगर 50-60 लाख का बिकेगा तो मुझे 40 लाख रुपए अपनी मेहनत से कमाने हैं। वो पैसा कमाना आपके लिए गोल है, और वो कैसे आपको 40 लाख मिलेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये आपका एक गोल हो सकता है। आप आज नहीं सोचते, बट हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, एक बच्चा हो गया हो, आप उसके बारे में सोचते हैं यार आज ये बच्चा अभी हो गया है, कल को उसकी शादी भी करनी है, इसकी एजुकेशन भी है, तो आज से मुझे 18-20 साल बाद इसके लिए एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मान लेते हैं 20 लाख रुपए चाहिए। कल को बच्चे की शादी करनी है, उसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए। भाई आज आप एक गाड़ी खरीदते हो, कल को वो गाड़ी और महंगी होगी, तो उस हिसाब से आप सोचते हो कि 50 लाख रुपए गाड़ी के लिए भी चाहिए होगा, शादी के लिए चाहिए होगा। तो आपने ये भी सोच लिया, सोच तो लिया आपने, बट होगा कैसे? और आप कहते हैं जी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आज की डेट में, एक टाइम पे मैं रिटायर भी होऊंगा। उस टाइम पे आज की सिचुएशन में आप देखते हो कि बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पर उनके पास कुछ पैसा नहीं होता। आप सोचते हो आज के टाइम के हिसाब से भी अगर इंसान को रिटायर होना है तो कम से कम 10-20 लाख रुपए चाहिए। अगर उसके पास 10-20 लाख रुपए नहीं है तो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या आप देखते ही हो कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो आज की डेट में ना पैसे की सब इज्जत करते हैं। आप कहते हो नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं जब रिटायर हूं तो कम से कम मेरे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। कैसे होगा? उसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा? तो आज हम इसकी प्लानिंग करेंगे। बट अब ये देखते हैं कि अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हो या सेविंग करने के लिए सोचते हो तो ट्रेडिशनली लोग पैसा कहां लगा देते हैं और उससे होगा क्या। तो मेजरली मैंने यहाँ पे 9 क्लासिफिकेशंस करी हैं। मैं आपको सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन बताता हूँ जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपको कहाँ करना है। सो हमने बात म्यूचुअल फंड्स की करी थी, हम लास्ट में उसकी बात करेंगे, बट पहले सारे समझते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखें। आज आपको सेविंग अकाउंट में आप देखते हो कि भैया 3% से लेकर 6% तक आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, महंगाई हमेशा इनफैक्ट फिक्स डिपॉजिट में भी जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना उससे ज्यादा स्पीड से बढ़ती है। तो अगर आपको दिखता है फिक्स डिपॉजिट में 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो महंगाई ये समझ लेना एफडी से हमेशा ज्यादा ही होती है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर कभी एफडी में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था तो महंगाई उस टाइम पे 10% से ज्यादा से बड़ी होगी। तो एफडी का जो आपको रेट मिल रहा है ना, आप समझ लो इतना परसेंट तो इन्फ्लेशन ही है। तो अगर आपको 6% या 3% मिलता है तो आपको महंगाई पहले ही 7% से ऊपर मार रही है, और आपको अगर 3% मिलता है तो आपका पैसा घट रहा है। अगर आपको 1 लाख रुपए आप बैंक में रखोगे और वो आपको 1 साल के बाद 3,000 रुपए का ब्याज भी दे देते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो महंगाई है ना वो तो 7% से ऊपर से बढ़ गई। जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप कंसीडर कर लो कि उतना इन्फ्लेशन का है, तो महंगाई तो 7% के हिसाब से बढ़ी। महंगाई के हिसाब से आपका 1,07,000 रुपए होना चाहिए था, और अगर ये 1,07,000 रुपए नहीं है तो आपका ब्रेक इवन भी नहीं हुआ, ये नुकसान हो गया। और एफडी में रखोगे तो एट पार रहोगे। एफडी के अलावा लोग क्या करते हैं, आरडी भी करते हैं। एफडी का तो मतलब आपको पता है, आपके पास जैसे मैंने एग्जांपल लिया 10 लाख रुपए पड़े थे या 2 लाख रुपए पड़े थे, तो आपने जाके एक एफडी करा दी और उस पर आपको ब्याज मिलेगा। आरडी क्या होता है, इंसान सोचता है कि जी मैं हर महीने कमाता हूँ, हर महीने जोड़ूंगा, तो बैंक वाले भी आपको स्कीम बताते हैं जी आप 5,000 की, 2,000 की, 10,000 की एफडी करा लो हर महीने, और ये आप मंथली जोड़ते रहना। तो उस पर भी आपको सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो आपको एफडी पे मिलता है। जितना पैसा रखते जाओगे जुड़ता जाएगा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता जाएगा। उसके अलावा लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के अंदर खासकर गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, और मैं इसे गलत नहीं मानता, अच्छा है गोल्ड में इन्वेस्ट करना, बट गोल्ड भी आपको कम से कम इन्फ्लेशन के आसपास ही प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज्यादा कमा के नहीं देता गोल्ड। तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट इज ओके, बट आप सारा पैसा नहीं लगा सकते, इससे आपके सारे सपने पूरे नहीं होंगे। तो गोल्ड और ज्वेलरी इज वन ऑफ द सेम थिंग, मैंने ये समझ लिया। उसके अलावा लोग आज की डेट में इंडिया में एलआईसी और इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत करते हैं, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज कर लेते हैं। कभी डिटेल में आपको बताऊंगा, इसमें एक्चुअल में आपका नुकसान होता है, कभी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप एलआईसी या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको बताया जाता होगा कि 1.5 लाख रुपए हर साल जोड़ लो, आप 25 साल के लिए जोड़ लोगे, 15 साल और वेट करना, फिर आपको इतना पैसा मिल जाएगा, मान लो 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत अच्छा स्कीम नहीं है, पर ठीक है आपको एक लाइफ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे टर्म प्लान भी ले सकते हो। तो
इट इज़ नॉट टू गुड। अभी आज हमारी वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, वरना इसके ऊपर भी मैं कम से कम 30-40 वीडियोस बना सकता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इंश्योरेंस के ऊपर पूरी सीरीज भी बना सकता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं रियल एस्टेट। इट इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हो। मैं फ्लैट में इन्वेस्ट करने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं, वजह से गाड़ी पुरानी हो जाती है ना, से फ्लैट भी पुराने हो जाते हैं, तो दे लूज देयर वैल्यू। एक्चुअली बढ़ती बहुत ज़्यादा नहीं है। तो रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो आप लैंड में इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, क्योंकि उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आता है। और अब रियल एस्टेट की बात करूं तो भैया कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। कोई अगर मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा है तो कहीं पर भी मैं शायद लैंड नहीं खरीद पाऊंगा इंडिया में आज की डेट में। मेरे को एक बड़ी कैपिटल चाहिए होगी। अगर अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो लाखों करोड़ों रुपए भी चाहिए होगा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आम आदमी के पास बड़ी कैपिटल नहीं है तो रियल एस्टेट का ऑप्शन ही बंद हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो की। आपको क्रिप्टो को लेकर आपका क्या मानना है ये आप ही खुद बताइएगा। अगर हम सारे अपने फाइनेंशियल गोल्स की बात करें तो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है मेरे हिसाब से। तो ट्रेडिंग के लिए तो एक अलग चीज़ हो गई, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके क्या राय है आप बताइएगा। तो इसे हम अपने गोल्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप अपना राय बताइए। मेरे हिसाब से वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं। लोग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? आप कंपनीज की हिस्सेदारी खरीद रहे हो। तो एक्चुअल में ये जो आपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो भी कराई हैं उसमें से भी जो पैसा आप देते हो वो स्टॉक मार्केट में जाके लगता है। जो बैंक में आप एफडी कराते हो वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। जो आप आरडी कराते हो वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है। अगर आप बैंक के पास पैसा रखते हो, चलो वो लोन दे देता है, बट बैंक आपके पैसे को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। तो स्टॉक्स के प्राइस, अगर आप अच्छी कंपनीज की बात करो और आप थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्टमेंट करते हो, देखो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने होराइजन पे करना चाहिए। अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी आप स्टॉक मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है आपका पैसा की वॉलीटिलिटी है। बट अगर आप 5 साल से ऊपर के होराइजन के लिए सोच रहे हैं तो आपको ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बट अभी स्टॉक मार्केट की भी हम बात करेंगे डिटेल में। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स पिक करना, स्टॉक सिलेक्ट करना एक स्किल है, आपको सीखनी पड़ती है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ती है। उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आई बटन पे इनफैक्ट वीडियो नहीं, वीडियोस की सीरीज बनाई हुई है, तो एक प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट करके आप पैसा लगा सकते हैं। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या है? अभी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैं डिटेल में बात करूं, मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। इक्विटी में आप पैसा लगा रहे हैं, तो स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विटी में पैसा लगाना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, हम एक तरीके से स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा रहे हैं, बस हमारे बिहाफ पे कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले म्यूचुअल फंड्स को ना ब्रीफ कर देता हूं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? एक तरीके से ये फंड्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं। कहाँ किसे पैसा देते हैं इसे समझते हैं। तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड, जिसे हम एएमसी बोलते हैं। अब ये हमारी आईसीआईसी हो सकती है, एचडीएफसी हो सकती है, एक्सिस हो सकती है, कोटक हो सकती है, कोई भी एक बड़ी कंपनी मान लेते हैं हमारी यहाँ पे एएमसी है। एएमसी का मतलब हो गया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो कंपनी एसेट को मैनेज कर रही है वो एएमसी हो गई। अब एएमसी बहुत सारे लोगों से इसके पास पैसा आता है। अब ये एएमसी पहले बताती है कि मैं कौन सा फंड, म्यूचुअल फंड जो है हमारा, वो कौन सा म्यूचुअल फंड हमने लॉन्च किया हुआ है, ये लोगों को पहले बता देती है। अब म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं ये आप समझना बहुत जरूरी है, इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद यहां पर होता है फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर हमारा म्यूचुअल फंड जो है उसे मैनेज करता है। तो फंड मैनेजर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फंड मैनेजर्स जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं इन्हें मैनेज करते हैं। तो ये देखते हैं कि पैसा कहां लगेगा। तो पैसा हमारा इक्विटी में लग सकता है, पैसा हमारा डेट में लग सकता है, हमारा पैसा हाइब्रिड तरीके से भी लग सकता है, और इसके अंदर जो टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा कि ये जो पैसा है वो कहां पर लगा रहे हैं। अब एएमसीज जो है ये आपके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रही है, पैसे को बढ़ा रही है। तो ये कुछ पैसा चार्ज करती है जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब जो ये एक्सपेंस रेशियो है इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनीज 0 to 1.5% आपसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पर ले सकती है। मतलब यह है कि अगर आपने 1,000 रुपए दिए कंपनी को और वो 1% चार्ज कर रही है, तो वो 990 रुपए ही इन्वेस्ट करेगी, 10 रुपए उसके हो गए, क्योंकि उसकी भी अपने खर्चे हैं, फंड मैनेजर्स की सैलरीज हैं,
अब एक कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो आपसे ही लिया जाता है एक्सपेंस रेशियो के नाम पर। अब कुछ कंपनियां ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती हैं, कुछ कंपनीज कम करती हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब यहां पर हम समझते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज RRT। अब म्यूचुअल फंड्स के मैं आपको टाइप्स बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से पहले 3 चीजें समझनी है। एक है रिटर्न्स, दूसरा है रिस्क और तीसरा है टाइम। रिटर्न्स मतलब आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लेते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 20% का रिटर्न्स, तो क्या ये म्यूचुअल फंड से 20% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना सही है? अगर आप 10% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो जितना ज़्यादा आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट करोगे आपका रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितना आप कम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करोगे उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। जितना ज्यादा रिटर्न्स को आपको लग रहा है प्रोबेबिलिटी आने की, तो आपके पैसे पे रिस्क ज्यादा है। रिस्क का मतलब क्या है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आप 20% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि 20,000 रुपए आपको बढ़कर मिल जाए, तो भैया वो 20,000 कम भी तो हो सकता है 10,000 का नुकसान ही हो जाए, आपका 1,90,000 ही रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी तक तो आपने देखा सेविंग अकाउंट में FD में सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है, बट एक्चुअल में जब आप मार्केट में पैसा लगाते हो या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो तो डिपेंड करता है आपने कौन सी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आपका पैसा घट भी सकता है। तो घटने की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं रिस्क, कि कितने चांसेस है पैसा घट सकता है, और बढ़ सकता है उसको हम बोलते हैं रिटर्न्स। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, क्योंकि टाइम कंपाउंडिंग अभी आप समझने वाले हो। जितना ज्यादा हमारे पास टाइम होगा उतना हमारा रिस्क भी कम हो जाएगा और हमारे रिटर्न्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो आप देखने वाले हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। बहुत कम लोग होते हैं जो इसे समझ पाते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ भी खिचड़ी दिख रही होगी आपको, बट मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको याद रहेगा। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, म्यूचुअल फंड्स को हम मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? डेट म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है, बॉन्ड्स में लगता है, FD लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगता है आपका। इसका मतलब यह है कि जो आप मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट पे या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको FD में जो रिटर्न्स मिलेंगी उनसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगी और रिस्क बहुत कम है, तो रिस्क डेट म्यूचुअल फंड्स में कम होता है। और म्यूचुअल फंड्स अगर हम डेट की बात कर रहे हैं तो ये भी कई तरीके के हैं, इसे समझते हैं। एक होते हैं लिक्विड फंड्स। अगर आप एक दिन से ज्यादा सोच रहे हो, भाई आपको लगता है मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, 10 दिन के लिए पड़ा हुआ है, आपको कहीं से पेमेंट आई, 1 करोड़ रुपए की पेमेंट आ गई, आप बिजनेसमैन है, अब आप सोचते हैं 1 करोड़ की पेमेंट आ गई है, 10 लाख की पेमेंट आ गई और मुझे 10 दिन बाद किसी को देना है, तो इस पे मुझे कुछ पैसा ब्याज इंटरेस्ट फालतू भी मिल जाए, तो मैं क्या करूं? मैं उसे अपने करंट अकाउंट में पड़े रहने दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? शून्य, कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या करते हो? उसे डाल देते हो लिक्विड फंड में। तो लिक्विड फंड में आपको FD जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है, कुछ ब्याज के साथ ही आपका पैसा वापस आएगा। तो अगर आपका हॉराइजन है 1 दिन से ऊपर, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे सिलेक्ट करना है, तो आप लिक्विड फंड्स में पैसा डाल सकते हो। दूसरा होता है कि अगर आपके पास 6 महीने तक के लिए पैसा पड़ा है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के अंदर पैसा डाल सकते हो। अगर आपको 9 महीने से ज्यादा पैसा रखना है तो आप लो ड्यूरेशन फंड्स में पैसा डाल सकते हो। अभी आपको कैसे पता लगेगा फंड्स कहां से आइडेंटिफाई होंगे, मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं। अगर आपका हॉराइजन है 1 ईयर प्लस तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसा डाल सकते हो। अगर आपका 1 से 2 साल का विजन है तो आप मिड टर्म फंड्स में पैसा डाल सकते हो, और 2 साल से ज्यादा है तो आप गिल्ट फंड में पैसा डाल सकते हो। गिल्ट फंड्स में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो, तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बट यहाँ पे रिटर्न्स इक्विटी मार्केट से कम आता है। तो अब यहां पे हमारा सवाल आता है, यार ये आपने सर बोला लिक्विड फंड्स, हो सकता है आपने गिल्ड फंड्स कई सारे लोगों ने पहली बार सुने हो, तो मैं आपको यहां पे स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूं आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे। बहुत आसान है यार, आप सिंपली इंटरनेट पर एक देयर इज अ वेबसाइट में, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, टिकर टेप। अब टिकर टेप पर अभी तक आपने हो सकता है स्टॉक स्क्रीनर के लिए इसे यूज किया हो, बट आप म्यूचुअल फंड के लिए भी स्क्रीनर को यूज कर सकते हो। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप सिंपली जब यहां पर जाते हो टिकर टेप पर, आप स्क्रीनर्स पर जाते हो, तो यहां पे आपको सिंपली MF स्क्रीनर पर जाना है। MF मतलब म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। अब म्यूचुअल फंड्स में हम सबसे पहले बात कर रहे थे, हम डेट की बात कर रहे थे। अब डेट फंड्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, जितने भी डेट फंड्स हैं हमारे सामने यहां पर हैं। अब डेट में मान लीजिए आप लिक्विड फंड्स में इंटरेस्टेड है, आपको लिक्विड फंड में मैंने क्या बताया कि अगर आपको कुछ दिनों के लिए पैसा रखना है तो आप लिक्विड फंड यहां पर चूज कर सकते हैं। अब लिक्विड फंड तो आ गया,
आपको बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, सब कैटेगरी आपको दिख रही है, लिक्विड फंड है सबकी। यहाँ पे प्लान जो है, प्लान भी आपको 2-3 तरीके के देख सकते हैं। एक आपको ग्रोथ प्लान दिखता है, आपको एक IDCW प्लान दिखता है। IDCW क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो इसमें कुछ कैपिटल विड्रॉल भी होती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है? किसी का 28 करोड़ है तो किसी का यहाँ पे 70,000 करोड़ से ऊपर है। इसके अलावा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? यहाँ पे 3 साल का हमारे पास एवरेज आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो मैक्सिमम क्वांट ने दिया हुआ है, क्वांट लिक्विड फंड जो है, लिक्विड प्लान जो है, उसने 5.34% की यहाँ पे रिटर्न्स दी हुई हैं। तो आपको लग रहा है 5%, मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे 60% भी दिखेगा। अभी उसे देखने के लिए अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन के लिए आपके पास पैसा पड़ा है। उसके बाद आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो कि एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं क्वांट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपको दिखता है 0.29, बट आप फिर देखते हैं कि भैया कोई तो ऐसा भी है प्लान जिसके अंदर 0.34% या 0.07% पैसा लग रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो किसी का बहुत कम है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। अभी जब हम जाएंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तो आप देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो इससे भी ज्यादा है। तो वहां पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा क्यों है? क्या हमें वहां पे पैसा लगाना चाहिए? आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं एक फिल्टर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है सेबी की रिस्क कैटेगरी। तो इन फंड्स में जो रिस्क कैटेगरी है ये भी आपको दिख जाएगी। तो अब देखिए रिस्क कैटेगरी के अंदर हम सेबी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर मॉडरेटरी लो है, किसी का बिल्कुल ही लो हो सकता है। यहाँ पे सेबी की जो रिस्क कैटेगरी है वो लो की हो सकती है। बट यहीं पर अगर मैं ये हटा दूं और मैं चला जाऊं इक्विटी के अंदर, और मान लेते हैं मैं यहाँ पे इक्विटी के अंदर आ जाऊं, मैं यहाँ पर सिंपली मान लेते हैं मैं आ जाता हूँ स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। अभी मैं बात करूंगा वो क्या होते हैं। तो यहीं पर जो सेबी की रिस्क कैटेगरी है वो वेरी हाई हो जाएगी, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब कंपाउंडेड अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 5 सालों के अंदर कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे प्लान्स जिन्होंने 23% से ऊपर की रिटर्न दी है। बट क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर अभी हमें बात करनी है। तो मैंने आपको एक बेसिकली आपको समझाया कि इंटरनेट पर जाके टिकर टेप जैसी वेबसाइट पर जाके आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हो अगर आपको लिक्विड फंड्स में पैसा लगाना है। अब एग्जाम्पल के लिए वहीं पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने पैसा लगाना है गिल्ड फंड्स में, तो गिल्ड फंड्स में अगर पैसा लगाना है या मिड टर्म फंड्स में पैसा लगाना है तो ये हमें कैसा पता लगेगा कि हम डेट की बात कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को है ना ये ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है। यहाँ पे अगर आप मैं 1 मिनट के लिए इक्विटी को अगर हटा दूं और आप इंटरेस्टेड अगेन डेट के अंदर, तो हम डेट की बात कर रहे थे, हम गिल्ड फंड्स की बात कर रहे थे। तो गिल्ड फंड्स देखिए हमारे सामने यहाँ पे गिल्ड फंड आ गए, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो अगर आप गिल्ड फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे अगेन AUM देख सकते हैं कि किस गिल्ड फंड के पास कितना पैसा है, फिर उसकी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितने परसेंट है, यहाँ पे 9% आपको दिख रहा है। और उसके बाद आप एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं, किसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है किसका कम है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पता लग जाएंगी। आपको सेबी की रिस्क कैटेगरी में अगर आपको देखना है कि कौन सा रिस्क कैटेगरी में आ रहा है तो आपको पता लग रहा है कि मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अगर आप लो ड्यूरेशन फंड्स में इंटरेस्टेड है तो आप सिंपली उन्हें चूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कितने % की रिटर्न किस फंड ने दी है। तो अब एक और चीज़ होती है कि जिस फंड ने जितनी रिटर्न दी कि आगे भी देगा। वेल इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि भैया आप देखते हो कि किसी फंड ने एग्जाम्पल के लिए 50% की रिटर्न्स दी हैं 1 साल के अंदर, और किसी फंड ने उसी 1 साल में 25% की रिटर्न दी है, किसी ने 15% की दी है, किसी ने 30% की दी है। तो क्या ये बोलना सही है कि जिस फंड ने 50% की दी है वो अच्छा है? वेल यहाँ पे यस और नो दोनों ही आंसर है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ नो क्यों है। नो इसलिए है कि हो सकता है जहां पर पैसा, अब डेफिनेटली अगर 50% की बात कर रहे हैं तो वो इक्विटी में ही आया होगा, इक्विटी मतलब स्टॉक्स में। तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक ही साल की बात कर रहे हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने अलग अलग रिटर्न्स दिए हैं। तो जहां पर पैसा लगा हुआ था 1 साल में हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर गया हो, तो जरूरी है कि नेक्स्ट ईयर भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करे। हो सकता है अगले साल ये से 15% की ही रिटर्न दे और जिसने 15% दिया वो 45% की रिटर्न दे दे। बट अब अगर मैं कहूं कि आंसर येस भी है कि ये फंड अच्छा है, तो इसका रीजन क्या होगा? इसका फंड मैनेजर,
इसके फंड मैनेजर ने उसी टाइम ड्यूरेशन में जहां पे और फंड मैनेजर्स ने 25%, 15% या 30% की रिटर्न जनरेट करी है, तो इस फंड मैनेजर ने कैसे 50% की रिटर्न जनरेट कर दी और कितने बड़े AUM से जनरेट करी, तो मुझे ये जानना जरूरी है। तो ऐसा कह भी सकते हैं कि जिसने अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस करे हैं वो आगे भी कर सकता है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसने अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस करे हैं वो आगे नहीं भी करेगा। तो आपने यहाँ पे डेट फंड्स के बारे में समझा। डिपेंडिंग आपके पास कितना ड्यूरेशन के लिए पैसा पड़ा है, आप उस हिसाब से डेट फंड्स में पैसा लगा सकते हो। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिस्क कम होता है, आपको लॉस होने का रिस्क बहुत कम है। ठीक है, अब अगर आप पैसे पे चाहते हो ग्रोथ, पैसा बढ़े, कंपाउंडिंग समझ लिया, अभी कंपाउंडिंग के ऊपर भी हम और डिटेल में बात करेंगे। फिर हमारे सामने आ जाते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी का मतलब है जी पैसा लगेगा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में पैसा लगेगा। तो स्टॉक्स भी कई तरीके से हो सकते हैं। आपके सामने जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो कैटेगरी आएगी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मतलब बड़ी कंपनीज में पैसा लगेगा जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है। अब मेरे एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से समझना। जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो है हाथी, चलेंगी धीरे धीरे चलेंगी पर चलेंगी जरूर। ठीक है, अच्छी कंपनीज है, हिलने वाली नहीं है इतनी जल्दी। दूसरी आती है फिर मिड कैप कंपनीज। मिड कैप मतलब जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक ठाक है। तो अब यहां पे आपको समझना क्या है कि अगर आपके पास जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा उस हिसाब से आप कम कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हो। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैप बहुत कम है, बट यहां पे गधे और घोड़े दोनों होते हैं। अब घोड़ा सोचो कितनी तेज भाग सकता है हाथी से, हाथी चलेगा चलेगा अपनी हाथी की चाल, बट घोड़ा बहुत तेज भाग सकता है। बट इसमें कुछ गधे भी होंगे जो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, जो चलेंगे नहीं। तो अब स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आपने पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड्स है तो एक कंपनी में पैसा लगेगा नहीं, मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगेगा। तो कुछ कंपनीज तो बहुत तेजी से भागेंगी, बट कुछ कंपनीज गधी भी निकलेंगी, उसमें पैसा बढ़ेगा भी नहीं, डूब भी सकता है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें तो कई कंपनीज इतनी आगे निकल जाएंगी कि हमें गधों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जांपल है मेरा ये, तो मैं ऐसा समझाता हूँ लोगों को, हो सकता है आपको समझ आ रहा हो। तो अब एक और तरीके की भी म्यूचुअल फंड है समझ लेते हैं, जिन्हें हम मल्टी या फ्लेक्सी कैप बोलते हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में पैसा लगाना तो उसे मल्टी कैप बोल देंगे। बट मल्टी कैप फंड्स के एक और कैटेगरी होती है फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप के अंदर एक क्राइटेरिया होता है कि इतना परसेंट तो हमारा लार्ज कैप में लगेगा ही लगेगा। बट फ्लेक्सी कैप वाले के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कितना भी पैसा कहीं भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखो जो फंड मैनेजर है ना, वो हजारों करोड़ के साथ डील कर रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो बोलेंगे, जो पहले बताएंगे हम ये करेंगे, तो वही कर सकते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया जी हमारी जो कंपनी है वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर 40% एसेट एलोकेशन करेगी, तो 40% पैसा लार्ज कैप में डालना ही पड़ेगा। बट फ्लेक्सी वाला जो इसी की एक सब कैटेगरी है, उसके लिए जरूरी नहीं हो सकता वो 25% ही डाले, बाकी मिड कैप या स्मॉल कैप से में डाले। अब आपको क्या समझना है, इससे आपको क्या लेना देना है? आपको लेना देना ये है कि भैया ठीक है, अगर मेरा होराइजन 3 साल से कम था तो मैं डेट फंड्स में ही पैसा लगाऊंगा, फिर मैं नहीं जा रहा है यहाँ पर इक्विटी में नहीं जा रहा। बट अगर मेरा टाइम ड्यूरेशन 3 साल से ऊपर का है तो आप सबसे पहले 3 साल से ज़्यादा सोच रहे हो तो आप लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल सकती है, रिस्क कम है 3 साल के हिसाब से। अगर आप 5 साल से ऊपर सोच रहे हो तो आप मिड कैप कंपनीज में पैसा लगा सकते हो, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में। जो मिड कैप कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं उन्हें मिड कैप फंड्स बोलते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 7 साल, मतलब काफी ज्यादा दूर का, 7 साल से ऊपर का है, स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगा सकते हो आप। आपको रिटर्न्स मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बड़ा आपको ग्रोथ मिल सकती है। बट जरूरी नहीं है 3 साल में मिले। 3 साल में आप क्या देखोगे, हो सकता है स्मॉल कैप फंड ने उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, आपको मिड कैप या लार्ज कैप ने ज्यादा दे दिए। बट अगर आप 7 साल से ऊपर की बात करोगे, जो स्मॉल कैप के रिटर्न्स हैं वो मिड कैप और लार्ज कैप को बीट कर जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हो मेरे को 20 साल के बाद पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ लगाना है जल्दी बताओ, स्मॉल कैप या फिर मल्टी या फ्लेक्सी कैप। तो बेस्ट मेरे हिसाब से क्या, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, आप फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स के अंदर पैसा लगाओ और भूल जाओ। सच में भूल जाओ मतलब क्या है कि पैसे को आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक और तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, बट मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि मैंने बोला था एक ही वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अब भैया मैं चाहता हूं यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरा पैसा बढ़े, मैं ज्यादा रिस्क ना लूं और
कुछ पैसा मेरा इक्विटी में भी एक्सपोज हो जिससे मुझे ग्रोथ भी अच्छी मिले। तो मैं दोनों के फायदे चाहता हूं। अगर मैं दोनों के फायदे चाहता हूं तो मैं हाइब्रिड फंड्स को कंसीडर कर सकता हूं। अब एक होते हैं हाइब्रिड, बट वो एग्रेसिवली हाइब्रिड होते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स कौन से होते हैं? जिसमें आपका पैसा लगभग 60% पैसा इक्विटी में लगता है और 40% पैसा आपका डेट में लगेगा, एग्जाम्पल के लिए। तो ये हो गया एग्रेसिवली हाइब्रिड, मतलब ज्यादा पैसा किस तरफ है? स्टॉक्स की तरफ है, इक्विटी की तरफ है। दूसरे होते हैं इक्विटी सेविंग, जिसके अंदर हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगता है, एफडी लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगता है, बॉन्ड्स में भी लगता है। तो अलग अलग जगह पे पैसा लगता है इक्विटी सेविंग, और उसी के जैसे हो जाते हैं यहाँ पे मल्टी एसेट एलोकेशन, कि एक एसेट में पैसा लगा के हम कई तरीके के एसेट्स में पैसा लगा देंगे। तो उससे होगा क्या कि हमारे को एक सेफ्टी मिलेगी, एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। एक होता है आर्बिट्राज फंड्स। अब ये थोड़ा टेक्निकल है बट समझा देता हूं। आपने देखा होगा कि कैश मार्केट का भाव और फ्यूचर मार्केट का भाव अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपने एक शेयर देखा, रिलायंस का एग्जांपल, 2000 रुपए का देखा आपने कैश में, और फ्यूचर्स में वो चल रहा है 2050 का, तो 50 रुपए का डिफरेंस है। यहां पे जो फंड मैनेजर्स है ये थोड़ा सा ट्रेड भी कर सकते हैं। अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे भाव थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मान लेते हैं आपने कैश में देखा रिलायंस का शेयर 2000 रुपए का एनएसई पर, और बीएसई पर आपने देखा 2001 रुपए का। तो वो 1 रुपए का डिफरेंस आपको लगता है कोई बड़ा नहीं है, बट अगर कोई 1000 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, उसके बाद पैसा ज्यादा है, तो वो 1-1 रुपए का डिफरेंस ना करोड़ों रुपए में डिफरेंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां से भी प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। इसे आर्बिट्राज फंड्स बोलते हैं। एक होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन क्या होता है? वैसे तो कैपिटल प्रोटेक्शन में कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, बट मैं बता देता हूं। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पे एक तो गारंटी मिलती है कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम तो मिल ही नहीं सकता। तो 1 लाख रुपए आपका सेफ रहेगा, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी। तो इसे हम बोलते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन, प्लस जो रिटर्न्स कुछ मिलेंगे, बट इसमें रिटर्न्स कम मिलते हैं। तो ये आपको तीनों तरीके के फंड्स अभी आई होप समझ आ गए हो। पर भैया मेरे मुद्दे की बात ये है कि अब अगर मैं अपनी गोल सेटिंग करूं, मैंने बोला था लास्ट में आपकी गोल सेटिंग करा के जाऊंगा, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करा के भेजेंगे आज, तो वो मैं अभी कराने वाला हूं। और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना है। अपनी कॉपी पेंसिल पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, क्योंकि अब आपकी बात होने वाली है। मैं आपकी बात करता हूं। आज आपने पैसा कमाना शुरू किया, आपकी नई नौकरी लगी, आप पैसा कमा रहे हो, मान लेते हैं आपकी शादी भी हो गई, आपकी वाइफ भी पैसा कमा रही है, दोनों मिलकर 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए जो भी आप कमाते हैं, मान लीजिए आप अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि मियां बीवी मिलकर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, एक अच्छे शहर में रह रहे हैं, खर्चे भी हैं, बट फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लेते हैं 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें लेकर चलेंगे, प्रैक्टिकल बातें करेंगे, और आप अपनी प्लानिंग बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हो। तो यहां पे मेरा एक गोल है कि जी हमें एक गाड़ी चाहिए 10 लाख रुपए तक की, एक अच्छी गाड़ी आएगी, हमें 10 लाख रुपए चाहिए। हम गाड़ी अभी जाके ईएमआई पे नहीं खरीद रहे, अभी हम बिल्कुल ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, छोटी मोटी गाड़ी चला रहे हैं, हमें एक नई गाड़ी चाहिए 10 लाख रुपए की। और उसके लिए मेरा एक टाइम होराइजन है कि भैया मुझे 3 साल में तो अब गाड़ी बदलनी है। तो अगर मुझे 3 साल में गाड़ी बदलनी है तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा और उस पर मुझे एक्सपेक्टेड कितने % रिटर्न्स मिलेंगे, इसे समझते हैं। तो यहां पर आप देखिए बड़े ध्यान से, मैंने लिखा कि हर महीने 24,000 रुपए चाहिए होगा और एक्सपेक्टेड 10% रिटर्न चाहिए होगी। तो पहली बात तो मुझे यह बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे, मैंने वहां पे 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लिखी, क्यों लिखी? मेरा टाइम होराइजन क्या है? मेरा टाइम होराइजन है 3 साल। मुझे 3 सालों के अंदर इतना पैसा चाहिए, कितना? 10 लाख रुपए। तो मैंने आपको बताया कि अगर 3 साल के अंदर चाहिए तो आपने यहां पर देखा कि 3 साल के अंदर आप कहां पैसा लगा सकते हो। या तो आप यहां पे गिल्ड फंड्स, मिड टर्म फंड्स में पैसा लगाओगे, बट यहां पे 2 साल तक की बात हो रही थी। 3 साल से ज्यादा है तो आप लार्ज कैप में लगाओगे। तो क्यों ना हम हाइब्रिड फंड्स में पैसा लगा दें। अगर हमें हाइब्रिड फंड्स के अंदर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम सिर्फ 10% की रख रहे हैं, तो क्या हमें 3 साल के लिए पैसा लगाना कहां चाहिए? आप हाइब्रिड में लगा सकते हो। एक सजेशन के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर मेरे को 2 साल से कम होराइजन होता तो मैं सिर्फ डेट में पैसा लगाता, और अगर मेरा 3 साल का होराइजन है तो मैं कहां पे पैसा लगा रहा हूं? मैंने आपको बताया मैं हाइब्रिड में लगा रहा हूं। अब मैं आपको यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, फटाफट आपको समझ आएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, यहां पे मैं अपस्टॉक्स के SIP कैलकुलेटर पर आ जाता हूं, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपने यहां पर बोला कि भैया मुझे 24,000 रुपए हर महीने जोड़ना है,
और अगर मुझे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर आपका होराइजन सिर्फ और सिर्फ 3 साल का है तो आप 10% एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मैं अगर 3 साल की बात करूं तो आप यहां पर देखेंगे लगभग आपके पास 10 लाख रुपए होगा 3 साल के बाद। और हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो क्या मिलता है। हम यहाँ पे अगेन टिकर टेप पर जाते हैं। हमने बात करी थी हाइब्रिड फंड्स की, राइट, तो मैं यहाँ पर हाइब्रिड फंड्स पे आ जाता हूँ। इक्विटी के अलावा मैं हाइब्रिड पे आ जाता हूँ, और अगर मैं हाइब्रिड फंड्स पर आ रहा हूँ, CAGR पे क्लिक करते हैं तो हमें दिख रहा है कि भाई 32% के आसपास भी रिटर्न दिए हुए हैं। अब एग्जांपल क्वांट मल्टी एसेट फंड ने 32% के आसपास रिटर्न दिए हुए हैं, कुछ ने 17% भी दिए हुए हैं, 18% भी दिए हुए हैं। बट मैं अगर 3 साल की एक बिल्कुल मिनिमम एवरेज लेके चल रहा हूँ कि भैया जो मेरा गोल है ना वो पूरा होना चाहिए, तो मैंने सिर्फ 10% की रिटर्न एक्सपेक्ट करी है, और यह आपको हाइब्रिड फंड्स के अंदर मिल सकती है। सिमिलरली अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे एक घर लेना है, मैं जिस घर में रह रहा हूँ ठीक है उसकी कुछ कीमत है, 50-60 लाख रुपए उसकी कीमत है, मुझे 1 करोड़ तक का घर लेना, 40 लाख और भी चाहिए होंगे, कुछ रिनोवेशन भी आप कराओगे तो 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए होगा। यहां से इस घर से कुछ आएगा, कुछ मुझे और चाहिए होगा, तो 40 लाख रुपए आप सोचते हैं कि मुझे चाहिए लगभग 10 साल के अंदर। तो अगर 10 साल के अंदर चाहिए तो मैंने यहां पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रखी है 15,000 और आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रखी है 15%। यहां पर अगेन मैं आपको ये दिखा देता हूं कि अगर आपका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है, तो अगर आपका टाइम ड्यूरेशन है 10 ईयर्स का, तो यहां पर आ जाएंगे हम जल्दी से, हम अपना कीबोर्ड को खोल लेते हैं। सो यहां पर देखते हैं हमारे को 10 साल के अंदर एक्सपेक्टेड हमारी रिटर्न्स 15% मैंने लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका टाइम ड्यूरेशन होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। एंड आप कितने जोड़ने वाले हैं, आप जोड़ने वाले हैं 15,000 रुपये। तो डेफिनेटली अगर आप 15,000 की जगह 50,000 जोड़ सकते हैं तो आप वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो पैसा कितना हो जाएगा। बट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको लगभग 41 लाख रुपीज़ से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा अगर आपको 15% की एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल जाती हैं 10 साल में। अब अगर मेरा होराइजन, मेरा क्वेश्चन आपसे है भैया मेरे पास ड्यूरेशन है 10 सालों का, मैं पैसा कहाँ लगाऊं, जल्दी बताओ, अभी बताया था। आप यहां पर देख सकते हो कि अगर मेरा टाइम ड्यूरेशन है 10 साल से ज़्यादा का, तो मैं स्मॉल कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स में पैसा लगा सकता हूं। अब यहां पर हम देख भी लेते हैं, आपको देखने से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आप अगेन टिकर टेप पर जाएं, हम बात कर रहे थे मल्टी कैप और यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड्स की। इक्विटी के अंदर आपको यहाँ पे मल्टी कैप फंड दिख गया, आपको फ्लेक्सी कैप दिख गया। अब आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपके फंड में पैसा लगाना है। डेफिनेटली आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हो, वो ग्रोथ फंड हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर अगर हम बात करें CAGR की तो आपको 35% के आसपास भी दिख रही है। फिर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं जो कि हमारा एक्सपेंस रेशियो, कि वो भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो आप एक्सपेंस रेशियो देखो 2.65% भी है हायर साइड पर, बट आप 2.65% हो सकता है ना देना चाहते हो, तो आप कम से कम भी देखेंगे तो 0.12% भी है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपको कौन से फंड को सिलेक्ट करना है। एक और यहां पर चीज है, अब मान लेते हैं आपने यही फंड ले लिया, यहां पे हम बात कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड, आपने इसे सिलेक्ट किया। अब आप जब इसे सिलेक्ट करते हो तो आपको यहां पर क्या एनालिसिस करनी है उसे समझते हैं। आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि ठीक है इसका जो NAV है, NAV आपको समझ आ रहा है कि इसका हाई कितना गया, लो कितना गया है। यहां पे मैं पीयर कंपैरिजन में जाता हूं 1 मिनट के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए, पीयर कंपैरिजन में क्या दिखेगा आपको कि यहां पर जो आपका ICICI प्रूडेंशियल का आपने सिलेक्ट तो किया है, आपने यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप फंड सिलेक्ट किया है, बट इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कोटक और HDFC का भी फ्लेक्सी कैप है। बट यहाँ पर क्या दिखता है कि रिटर्न ज्यादा अच्छे किसने दिए हैं, वो HDFC ने दिए हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि HDFC के फ्लेक्सी कैप ने ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो अब हम अगर HDFC के फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे। अब हमें एक पीयर कंपैरिजन में दूसरा यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड मिल गया, यहाँ पे उसका एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास का है। अब 1% है, बट क्या उसने अच्छी रिटर्न्स प्रोड्यूस करी है? द आंसर इज यस। अगर उसने अपने पीयर से अच्छी रिटर्न्स प्रोड्यूस करी है तो हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। क्यों इग्नोर कर सकते हैं? देखो, अगर हम किसी को ज्यादा पैसा दे रहे हैं बट वो हमें ज्यादा कमा कर दे रहा है तो हमारे लिए क्या बेहतर है, इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पी रेशियो 27.45 का, पर जो कैटेगरी का पी रेशियो 40 का है, मतलब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा है, ये आपको समझना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी रेशियोज दिख रहे हैं, इसके बारे में आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। अब हमें एक और चीज यहाँ पर देखनी होती है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, यू कैन रीड अबाउट दिस, बट
यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें उन्होंने सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो यहाँ पर जो इनका ये फ्लेक्सी कैप फंड है HDFC का, इसमें प्राइवेट बैंक्स में 15% पैसा लगा हुआ है, पब्लिक बैंक्स में 10% लगा हुआ है, ऑयल एंड गैस में 8.79, पावर जनरेशन में 7.91, IT के अंदर 6.13। तो आप देख सकते हो कि इनका जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है और वो कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्वार्टर वाइज आपको दिखेगा कि एलोकेशन प्राइवेट बैंक्स में कम हुआ है, बढ़ा है, अच्छा बढ़ा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऑयल एंड गैस के अंदर या IT के अंदर में बात करें तो IT के अंदर जैसे जैसे आप देख रहे हैं क्वार्टर वाइज कम हुआ है। दिसंबर 2021 में क्या था, सितंबर में क्या था, जून में क्या था, यू कैन रीड अबाउट इट। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट भी मिल जाती है, रिटर्न्स अच्छी, एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कम है, रिटर्न्स वर्सेस FD है तो इसने बेटर दिए हैं रिटर्न्स, रेड फ्लैग्स नहीं है, ये सब आपको पता लग जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंड मैनेजर कौन है यहाँ पर दिख रहा है, वो कितना पैसा मैनेज कर रहा है। अगर यहाँ पे प्रशांत जैन का नाम लिखा है तो इन्हें 22 सालों का एक्सपीरियंस है और 88,000 करोड़ रुपीस ये मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे संकल्प वैद का यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है, 3,80,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं। कहां पर, वो भी आपको नीचे दिखेगा, इक्विटी के अंदर और हाइब्रिड के अंदर ये फंड को मैनेज कर रहे हैं, पैसे को मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, इनके बारे में आपको डिटेल भी यहाँ पे टिकर टेप पे मिल जाती है। सो यू कैन रीड अबाउट कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या भाई जिस आदमी की जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है। तो आपको दिख रहा है चलो जी IIM बैंगलोर से पढ़ा हुआ है, ठीक है, CFA इन्होंने किया हुआ है, IIT कानपुर से पढ़ाई करी हुई है। सो यू कैन रीड मोर अबाउट इट। फिर पीयर कंपैरिजन तो हम हमेशा ही देख रहे हैं, तो पीयर कंपैरिजन में अब इसी का यहां पर आपको दिख रहा है कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस कोटक और UTI से भी बेटर रहा है। तो आप ये सब चीजों की एनालिसिस करने के बाद यू कैन टेक बेटर डिसीजंस। इतनी डिटेल में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, बट भैया एक बार जब आपके पैसे की बात है तो क्या आपका टाइम निकालना जायज है? आप यहां तक मुझे सुन रहे हैं, क्या आपको क्लैरिटी मिल रही है? अगर मिल रही है तो कमेंट जरूर करना। देखो मेरा फोकस ये है, वीडियो लंबी बनती है, यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से अच्छा नहीं है, बट आपको क्लैरिटी मिलती है, बहुत अच्छा है। अगर एक इंसान को भी, एक व्यक्ति को भी मेरी किसी भी वीडियो से फायदा मिल जाता है, मेरा पर्पस पूरा हो गया वीडियो बनाने का। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, आपके फाइनेंशियल गोल्स मीट हो जाए। अब इसी तरीके से हमने बात करी थी घर की, तो हमने घर के लिए 15% का एक एवरेज एक रिटर्न एक्सपेक्ट करी है। ज्यादा रिटर्न मिल जाएंगी तो होगा क्या भैया, 40 लाख की जगह हो सकता है 50 या 60 लाख मिल जाए। हम कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा मिल जाए तो बढ़िया ही है ना भैया। मैंने सोचा 10 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, बट उस टाइम पे अगर 12 लाख मिल जाते हैं तो और अच्छा आपके लिए। अब यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कहते हो जी मिनिमम 20 लाख रुपए चाहिए, और अभी मेरे बच्चे जस्ट हुए हैं या होने वाले हैं, तो 20 साल के बाद पैसा चाहिए होगा। मैंने लिखा है सिर्फ 1,000 रुपए की जरूरत है आपको इसके लिए। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, आपकी जो पैसे की रिक्वायरमेंट है ना बहुत कम हो जाएगी। अगर आप 1,000 रुपए भी जोड़ो अपने बच्चों के लिए आज से, तो 20 साल में आपके पास 20 लाख रुपए होगा। आपको लगता है फॉरेन भेजना है बच्चों को और उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए होगा, तो अगर चाहिए होगा तो वो कैसे होगा, सिर्फ 1,000 रुपए से। मैंने सिर्फ 17% की एक आपकी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करी है कि आपको ये मिल सकती है। कैसे मिल सकती है मैं बता चुका हूँ, फ्लेक्सी कैप फंड्स में पैसा लगा सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको इनफैक्ट ये दिखाऊंगा और अभी हम इसे आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो आपने यहाँ पर अगेन SIP कैलकुलेटर पे हम जाते हैं, क्योंकि आप जैसे देखोगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। SIP कैलकुलेटर पर हम गए, हमने बात करी थी क्या सिर्फ 1,000 रुपए से 20 लाख रुपए आ सकता है। हम सिर्फ 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करें हर महीने अपने बच्चों के नाम पर, और हम 17% की रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है 20 साल। तो आप यहां पर देखो हमारे पास 20 लाख से ज्यादा पैसा आ गया। अगर आपको यहां पे 17% की जगह भगवान करे आपको 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 25% का मिल जाता है, तो 20 लाख का ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास भी हो सकता है। जितना ज्यादा ड्यूरेशन, और अगर आप सिर्फ 20 साल को, हो सकता है आपको 20 साल में जरूरत नहीं पड़ी पैसों की, 22 साल में पड़ी। अब 1,12,00,000 आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा अमाउंट है, डेफिनेटली बड़ा अमाउंट है, और ये पॉसिबल है सिर्फ 1,000 रुपए से। मैं आपको कम लेकर इसलिए चल रहा हूं कि हम बिल्कुल प्रैक्टिकल प्लानिंग करें कि 17, हम बात कर रहे हैं 17% की, कि हमें अगर 17% की रिटर्न्स में मिलती हैं और हम बात कर रहे हैं सिर्फ 20 साल की, तो हमें तकरीबन हमें जो 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो जाएगी।
अब इसी तरीके से अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, हमें चाहिए जी 50 लाख रुपए 25 सालों में, क्या वो 1,000 रुपए से हो सकता है? मैंने 18% की यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है क्योंकि हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 18% के हिसाब से देखूं, अब 18% के हिसाब से 1,000 रुपए और हम बात कर रहे हैं 25 सालों की, तो यहाँ पे 50 लाख रुपए से ज्यादा होता है, लगभग 60 लाख रुपए के आसपास, 58 लाख रुपए हो गया। तो ये आपका सिर्फ 1,000 रुपए से बच्चे की शादी का भी सपना पूरा हो जाएगा। एंड फाइनली हमने आपकी रिटायरमेंट की बात करी थी, तो रिटायरमेंट के लिए भी आपने बोला जी 1 करोड़ रुपया चाहिए होगा आपको। हमने बोला सिर्फ 500 रुपये महीना जोड़ लो, सिर्फ 500 रुपये महीना। स्टार्टिंग में बात करी थी हमने कि क्या 500 रुपये महीने से हम 1 करोड़ रुपए की कैपिटल अपनी इकट्ठी कर सकते हैं। आप अपने जीते जी ये कर सकते हो। अगर आप सोचते हो मेरे को 30 साल के बाद रिटायर होना है, आज आप 25 साल के बाद 65 साल में रिटायर होना चाहते हो, तो आप 500 रुपये महीना जोड़ के अगर आप 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें, हो सकता है भगवान करे आपको इससे ज़्यादा मिल जाए, बट हम बात करते हैं कि अगर इकॉनमी जिस हिसाब से चल रही है, निफ्टी 15-16% की रिटर्न दे सकता है, तो 20% तो कुछ भी नहीं है जब आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में पैसा लगा रहे हो। तो 500 रुपये महीना, यहाँ पे मैं आपके सामने सिर्फ 500 रुपये लिखूंगा और हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 20% लिया है कि अगर हमें 20% मिल जाता है और हम बात कर रहे हैं टाइम होराइजन की कि हमारे पास जी 30 साल के बाद हम रिटायर होना चाहते हैं, तो आपके पास लगभग 1 करोड़ 16 लाख रुपए होगा सिर्फ 500 रुपये महीना जोड़ के। और भगवान करे आपको अगर यहाँ पर मैं 20 की जगह मैं बोलता हूँ, अगर आपको 25% मिल जाता है तो वह 4 करोड़ रुपया होगा सिर्फ 500 रुपये महीना जोड़ के। लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, उन्हें लगता है 500 रुपये से क्या ही हो जाएगा। भाई आप अपना फ्यूचर अभी से सिक्योर करके चल सकते हो। हमने अलग अलग गोल्स की बात करी है। अब यहाँ पर भाई 25% कौन सा यहाँ पर देता है, तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर पर दोबारा आ जाते हैं। हम यहाँ पे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पर क्या क्या देख सकते हो भाई। अगर हम बात करें तो भाई 35% के आसपास भी हमें दिख रहा है कि भैया रिटर्न्स मिले हुए हैं, तो हम तो 35 से कमी की बात कर रहे हैं, हम नहीं बात करते हमें 35 मिलेगा। बट यहाँ पर आपको ज़्यादातर कंपनीज आपको दिख रही हैं कि 19-20% के आसपास की रिटर्न्स पिछले 3 सालों में दी हैं। अगर हम यहाँ पे एक और फिल्टर जैसे हम लगा ही रहे थे कि हमें जो रिटर्न्स हैं 5 साल और 10 साल में क्या मिलती हैं, तो 5 साल और 10 साल की भी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे फंड्स होंगे जिन्होंने पिछले 5 साल में 25% से ऊपर की यहाँ पे रिटर्न्स दी हैं। डेफिनेटली सेबी की रिस्क कैटेगरी के हिसाब से अगर आप पैसा लगा रहे हो इक्विटी में, थोड़ा सा रिस्की होता है। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में हो सकता है आपको दिखे 1 लाख रुपए आपका 90,000 भी हो गया, बट लॉन्ग टर्म में वो 1,80,000 का उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है, तो पैसा आपका बढ़ता है। अब अगर आपने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आ गया क्वांट एक्टिव फंड, आपने डिसाइड किया कि मैं इस फंड में पैसा लगाऊंगा, तो थोड़ी सी इसकी एनालिसिस भी कर लेते हैं। भैया इसका एक्सपेंस रेशियो 0.58 का है, मेरे हिसाब से डिसेंट है। फिर आप क्या देखते हो, यहाँ पे जो पी रेशियो है वो 41 का है और यहाँ पे जो इंडस्ट्री पी है उसका ज़्यादा है। तो क्या इसने अपने पीयर से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है? तो यहाँ पर आप देखते हो कि इसने अपने पीयर से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। फिर इसका फंड मैनेजर कौन है, आपने फंड मैनेजर की प्रोफाइल देखी, वो कितना कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं। भाई 5-5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा पैसा मैनेज कर रहे हैं और 11 साल का, किसी को 6 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे भी जा सकते हो। उन्होंने पैसा कहाँ पर लगाया हुआ है, एफएमसीजी में लगाया हुआ है, पब्लिक बैंक में लगाया हुआ है, लॉजिस्टिक्स में लगाया हुआ है, मेटल्स में लगाया हुआ है, तो कहाँ पर पैसा लगाया हुआ है और कैसे कैसे वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ये जब चीजें आप देखते हो, यहाँ पे चेकलिस्ट देखते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया कि आपको कहाँ पैसा लगाना है। देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, आपको क्वांट एक्टिव फंड में जरूरी नहीं आप पैसा लगाओ। आप स्टार्टिंग से आप देखो, आप टिकर टेप पर जाते हो। हमने बात करी कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो आप मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड या मल्टी कैप फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप हम CAGR के हिसाब से बात करें तो किसने मैक्सिमम रिटर्न्स दिए दिख रहा है। बट आप कहते हो जी मैंने क्वांट का नाम नहीं सुना, मैंने यहाँ पे मान लीजिए आप क्वांट में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, आप PGIM में इंटरेस्टेड नहीं है, आप यहाँ पे कहते हो कोटक, ठीक है मैंने कोटक का नाम सुना हुआ है, कोटक मुझे ठीक ब्रांड लगता है, तो आप कोटक पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, कोटक स्मॉल कैप फंड की एनालिसिस करते हैं, चेकलिस्ट आप देखते हैं, ठीक है सारी ग्रीन दिख रही है, आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम दिख रहा है, आपको ग्रोथ अच्छी दिख रही है। आप पीयर कंपैरिजन देखते हैं कोटक का, तो आपको पीयर कंपैरिजन दिखता है कि कोटक ने लगभग अच्छी ही रिटर्न्स प्रोड्यूस करी हैं। इसके कंपटीशन में आपको निप्पॉन भी दिखता है, HDFC भी दिखता है। तो आपने खुद से देखा कि आपको पैसा कहां लगाना है। अब फॉर एग्जांपल आप कोटक स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए आपको चाहिए हुआ एक डीमेट अकाउंट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपस्टॉक्स पर जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। यहां पर अपस्टॉक्स मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया, मैं आपको यह भी बता देता हूं। यहां पर कोई भी आपको एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं लगती।
लाइफ टाइम फ्री है, तो आपसे कोई भी पैसा अपस्टॉक्स नहीं लेता, तो आप फ्री में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ सो दैट एडिटर आपको एग्जैक्टली दिखा पाएगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से पैसा लगाते हो। मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। जब आप यहाँ पर अपस्टॉक्स पर जाएंगे, आपको सिंपली डिस्कवर पे क्लिक करना है। डिस्कवर पर आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स देखेंगे। आप जैसे एक्सप्लोर फंड्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर देखिए, आपने जो भी यहाँ पे सिलेक्ट किया है फंड, आप उसे सर्च कर सकते हो। आपको बहुत सारे फंड दिखते हैं, बट आप क्योंकि अपनी एनालिसिस कर चुके हो, तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च करोगे। अब आपने मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कोटक स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना है, तो मैं यहाँ पर कोटक स्मॉल कैप फंड सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप फंड सर्च किया, तो मुझे ग्रोथ सिलेक्ट करेंगे हम, हमें ग्रोथ प्लान में पैसा लगाना है। तो अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, स्टार्ट एसआईपी या वन टाइम। एसआईपी हम कब करते हैं, हम मंथली पैसा लगाना चाहते हैं। वन टाइम मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है, तो आपने 1 लाख रुपए लमसम लगा दिया। बट अब हमने एसआईपी करना है, क्यों? क्योंकि जब हमने बात करी थी यहाँ पे, हमारे अलग अलग गोल्स हैं। मान लीजिए आपका रिटायरमेंट का गोल है 500 रुपये लगा के आप चाहते हो कि जी 1 करोड़ रुपए हो, तो आप यहाँ पे मंथली एसआईपी कर सकते हो। आप एसआईपी महीने की कौन सी डेट को करना चाहते हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप कहते हो जी मेरी 10 तारीख को सैलरी आती है और मैं 15 तारीख को हर महीने एसआईपी पे कर दूंगा, तो आप यहाँ पे 15 तारीख को सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी 15 सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आप अपना अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। आप 1000 रुपये करना चाहते हो, 500 करना चाहते हो, 15,000 करना चाहते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं आप कहते हैं जी मैं 1000 रुपये की एसआईपी करूंगा यहाँ पे। उसके बाद आप 1000 रुपये यहाँ पे जब आपने कर दिया, आप सिंपली आगे जाएंगे। आपके पास फंड बैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप फंड्स ऐड कर सकते हो अपस्टॉक्स में बड़ा इजीली। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा बैंक अकाउंट लिंक्ड है, हम रिव्यू पे जाएंगे एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे खुद भी कर देता हूँ। आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे तो 1000 रुपये कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट मैं और ज़्यादा भी कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे खुद भी अपनी एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर मेरी फर्स्ट चली गई है एंड सेकंड जो है मेरी अगली 15 तारीख को हो जाएगी। तो मेरे पोर्टफोलियो में मैंने अपनी एसआईपी शुरू कर दी है, आपके सामने यहाँ पे लाइव भी कर दी। कोई क्या फ़र्क पड़ रहा है 1000 रुपये से यार। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखिए एसआईपी सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। अब आपका हर महीने अपस्टॉक्स पर आपने एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपये या आपने अलग अलग एसआईपी शुरू कर ली। आप अलग अलग फंड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो और एक फंड में भी आप चाहें तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इट इज़ अ चॉइस, आपके अलग अलग गोल्स। अब देखिए, अब अगर मेरा गोल है 3 साल के अंदर गाड़ी लेनी है, तो फिर मैं यहाँ पे जो भी फंड सेलेक्ट किया वो नहीं करूँगा, मैं दूसरी एनालिसिस करके कोई और फंड सेलेक्ट करूँगा इसके लिए। अगर मेरा 10 साल का विजन है, तो फिर मैं ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा है वो सारा का सारा एक ही फंड में लगा दूँ। हो सकता है मैं कोई और भी फंड सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट बाकी जो मेरी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं अपना पैसा ज़्यादातर कहाँ पर रखूँगा आपको बता चुके हैं हम। आपको याद रहे इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप में। क्योंकि 10 साल से अगर ऊपर का विजन है तो पैसा यहाँ पे रखना चाहिए, और अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा चाहिए तो आप लिक्विड फंड्स में भी पैसा रख सकते हो। अब इस वीडियो से आई होप ये एक एग्जाम्पल था। आपके अलग अलग, हर आदमी के अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, उसके टाइम होराइजन अलग हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की शादी ना हो, यहाँ पे अपनी शादी की बात हो, और अपनी शादी अगर आपने करनी है उसके लिए कितना पैसा चाहिए, तो आपको कितने पैसा की रिक्वायरमेंट होगी, कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड करने हैं आपको। अब आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी से आप प्लान कर सकते हैं, और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को जब आप प्लान कर लेंगे ना, आप बड़ी तसल्ली वाली ज़िंदगी जिएंगे। यहाँ पर देखिए 24,000, 15,000, 39,000 ये हो गया, 40,000 ये हो गया, 41,500 रुपीज़ मंथली हमने, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, एक कपल है जिसकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, 50-50 हज़ार एग्जाम्पल दोनों कमाते हैं, और दोनों मिलकर 41,500 जोड़ देते हैं, तो वो अपनी आने वाली लाइफ बहुत अच्छे से सुकून से प्लान कर सकते हैं। तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। आई होप आज आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, म्यूचुअल फंड्स आपको समझ भी आ गए होंगे, और आई होप अगर आपने जैसे मैंने आपको बोला था आप नोट्स बना सकते हैं, तो अगर आपने बनाए हैं तो आज आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आप और किसी की भी फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग करा सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ अच्छे से जिए और लोगों की भी हेल्प करें, हम चाहते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा टाइम हो सकता है आपके पास ना हो समझाने का, तो आप सिंपली इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे प्रयास से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। तो शेयर दिस वीडियो। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि इन फ्यूचर आप ऐसी एक भी वीडियो मिस ना करें।
सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो टिकर टेप पे जैसे हमने एनालिसिस करी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप टिकर टेप पर जाके एनालिसिस कर सकते हैं, अपस्टॉक्स पर जाके फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।